नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है परवरिश। गर्मियों का मौसम था। जब रघुनाथ जी दोपहर के समय अपने घर आए थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया था। और इतनी गर्मी में वह जब घर आए तो पसीने पसीने हो गए थे। घर आते ही उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, अरे सुनती हो, मुझे थोड़ा सा पानी ला कर दे दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। गर्मी के कारण उनकी सांसें फूल रही थी। वह जाकर अपने घर में चारपाई पर बैठ गए थे। फिर साथ ही साथ कहने लगे, अरे सोनू की माँ सुनो, मुझे पानी रहने दो, थोड़ा सा शरबत या नींबू पानी बना दो ताकि मुझे कुछ राहत मिल सके। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज तो मेरा दम ही निकल जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। रघुनाथ जी की पत्नी मनोरमा जी ने उनके लिए नींबू पानी बना दिया। नींबू पानी पीने के बाद उन्हें कुछ थोड़ा होश आया था, क्योंकि गर्मी की वजह से उनका बुरा हाल हो गया था। रघुनाथ जी कहने लगे, अब तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन क्या करें, महंगाई भी इतनी बढ़ती जा रही है कि कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और खर्च भी इतना ज़्यादा है कि महीना खत्म होते होते सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। तो मनोरमा जी कहने लगी, आप एक काम क्यों नहीं करते हो? हमारे दोनों बच्चों के कमरों में एसी लगा हुआ है, तो क्यों ना हम भी कोई पुराना एसी अपने कमरे में लगवा लेते हैं। किस्तों में उसके सारे पैसे भी चुका देंगे और पता भी नहीं चलेगा। क्यों, सही कहा ना? आजकल तो किस्तों पर सारी चीज़ मिल जाती है। और मैंने तो यह भी सुना है कि अब तो ऐसे एसी आ गए हैं जिनसे बिजली का बिल भी बहुत कम आता है। रघुनाथ जी अपने माथे का पसीना साफ करते हुए कहने लगे, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं, मुझे लगता है कि उन पैसों में हमारा एसी तो आ ही जाएगा। जहाँ 2 कमरों के एसी का बिल आता है, वहाँ एक कमरे का और सही, कम से कम इस सड़ी हुई गर्मी से तो राहत मिलेगी। और वैसे भी यह बिल भी तो हम ही लोग भरते हैं, आपकी ही पेंशन से भरा जाता है, तो फिर हम अपने कमरे में एसी क्यों नहीं लगवा सकते हैं। फिर दोनों ने एक की बात में थोड़ी राहत की सांस ली। रघुनाथ जी के दोनों बेटों के कमरे काफ़ी बड़े बड़े बने हुए थे और उन्होंने अपने कमरे में एसी भी 1.5 टन के लगवाए हुए थे, जबकि उन दोनों के परिवार भी छोटे थे, सिर्फ एक एक बच्चा था। उन दोनों कमरों के एसी रात दिन चलते ही रहते थे। शादी होने के बाद ही दोनों बहू ने अपनी सास से बनाकर नहीं रखी थी और न ही उन्होंने अपने सास ससुर की कोई जिम्मेदारी अपने सर पर ली हुई थी। बेचारे खुद ही अपना सभी काम किया करते थे और यहाँ तक कि अपने कपड़े भी खुद ही धोते थे और अपना खाना भी खुद ही बनाया करते थे। उन्हें तो 2 बहू होने पर भी कोई आराम नहीं था। बहू तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी और उनके काम तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। इसलिए उन्होंने यह कह दिया कि तुम लोग हमारी चिंता बिल्कुल भी मत करना, हम अपनी सभी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकते हैं। क्योंकि रघुनाथ जी और उनकी पत्नी घर में किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। बस तुम अपने अपने परिवार का ख्याल रख लेना और उन्हीं का खाना बना लेना, हमारी चिंता बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि वह घर का माहौल खराब करना नहीं चाहते थे, इसलिए उनके घर का माहौल भी अच्छा था। क्योंकि मनोरमा जी ने कभी भी बुरी सास बनने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए वह अपना और अपने पति का खाना और सभी काम खुद ही किया करती थी। लेकिन घर का सभी खर्च इकट्ठा ही होता था और बिजली का बिल तो हमेशा रघुनाथ जी ही भरा करते थे और उनके बेटे घर के बाकी खर्चों को करते थे। उनके घर में जो भी राशन पानी आता था सब एक ही जगह से आता था। रघुनाथ जी को लेकिन इस बात से बड़ा दुख होता था कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए सारी उम्र इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी परवरिश में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी है, लेकिन उनके बच्चों ने शादी होने के बाद से ही अपने माता पिता को इग्नोर कर दिया था। उन्होंने हर बात में अपनी पत्नियों का ही साथ दिया। खैर, अगले ही दिन की बात है, मनोरमा जी की बहन का देहांत हो गया था और रघुनाथ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह सफ़र भी नहीं करना चाहते थे। मनोरमा जी बस रोई जा रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को उनके घर भिजवा दिया था। मुझे पता था कि वह लगभग 20 दिन वापस नहीं आएगी,
इसलिए 20 दिन खाने की जिम्मेदारी उनकी दोनों बहू के ऊपर आ गई। लेकिन दोनों के ही मुंह बन गए थे। दोनों ही इस जिम्मेदारी को नहीं उठाना चाहती थी। रघुनाथ जी को डायबिटीज थी, इसलिए उन्हें सुबह सुबह ही नाश्ता पानी चाहिए होता था। लेकिन उनकी बहू तो 10 बजे से पहले अपने कमरे से निकलती भी नहीं थी। जबकि रघुनाथ जी अपने दोनों बेटों से भी कह चुके थे कि उनकी माँ 20 दिन से पहले नहीं आएगी, इसलिए अपनी पत्नियों को बोल देना कि जल्दी उठकर मेरे लिए नाश्ता पानी बना दे, क्योंकि मुझे जल्दी ही नाश्ता चाहिए होता है। यह बात सुनकर उनकी दोनों बहू तिरछा सा मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली गई। लेकिन दोनों के माथे पर बल पड़े हुए थे। रघुनाथ जी अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी दोनों बहू सेवा करने वाली बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी थी। उनसे ज़्यादा देर भूखा नहीं रहा जाता था, क्योंकि उन्हें बीमारी ही कुछ ऐसी थी जिसमें भूख ज़्यादा लगती है। दोनों बहू किचन में जाकर गुस्से से बर्तनों को जोर जोर से पटकने लगी, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह उठना अच्छा नहीं लग रहा था और दोनों आपस में कुछ बड़बड़ा रही थी। जब रघुनाथ जी बाहर आए तो उन्होंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। बड़ी बहू छोटी बहू से कह रही थी, देखो तो बुढ़िया कितनी तेज है, बहाना बनाकर खुद तो गांव में चली गई है और इस मुसीबत को हमारे सर पर डालकर चली गई है। और इतना ही नहीं है, इस बुढ़े के तो कितने ज़्यादा नखरे हैं। सुबह भी तो नाश्ता सुबह सुबह चाहिए। हमें कौन सा यह नौकरी दे रहे हैं जो हम इतना जल्दी उठकर उनके लिए नाश्ता तैयार करें। टाइम टेबल तो देखो इन्होंने कैसा बनाया हुआ है। दोपहर का खाना भी 2 बजे चाहिए और चाय भी 3:30 तक ही चाहिए। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि यह 20 दिन कैसे निकलेंगे। हमारी तो जान पर बनाई है। एक तो हमारे बच्चे ऐसे हैं कि हमें रात भर सोने भी नहीं देते हैं। उनको सुलाते सुलाते ही आधी रात निकल जाती है और अब सुबह सुबह इनके लिए उठकर नाश्ता भी बनाना होगा। अपनी दोनों बहू की बातें सुनकर रघुनाथ जी बहुत दुखी हुए। उनके उठने से पहले ही उनकी पत्नी उनके लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर देती थी और उनके सामने रख देती थी। नाश्ते में वह सिंपल खाना ही खाते थे, लेकिन बिना चीनी का ही खाना खाते थे, क्योंकि उन्हें डायबिटीज थी। चाय भी फीकी ही पीते थे। कभी उनकी पत्नी उनके लिए दलिया बना देती तो कभी साबूदाना बना दिया करती थी। लेकिन उनकी बहू ने तो उनके लिए रेडी टू ईट के पैकेट लाकर घर में रख दिए थे और बस 1 कप चाय बनाकर बाजार से लाया गया नाश्ता उनके सामने रख देती थी। और चाय भी ऐसी बनाती थी कि उसमें पानी ज़्यादा और दूध कम होता था और बस चाय पत्ती ही भरी रहती थी। चाय का पहला घूंट पीते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि चाय एकदम कड़वी लग रही थी। इसलिए उन्होंने चाय का कप नीचे रख दिया। उनकी दोनों बहू चाय का कप पकड़ाकर अपने अपने कमरे में चली गई। गर्मी भी कुछ ज़्यादा लग रही थी, जबकि रघुनाथ जी अभी अभी नहा कर आए थे, लेकिन फिर भी पसीने से भीग गए थे और उनके ऊपर वह कड़वी चाय ने उनका मूड खराब कर दिया था। रघुनाथ जी ने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ किया और उठकर अपनी रसोई में चले गए। रसोई में गए तो देखा कि पूरा रसोई घर बिखरा हुआ पड़ा था, जबकि उनकी पत्नी रसोई घर को बहुत ही साफ सुथरा रखती थी और सभी चीज़ों को भी अच्छे से रखती थी और झूठे बर्तन तो किचन में बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी। वह अपनी बहू के बर्तन भी धोकर रख देती थी और पूरा किचन साफ करने के बाद ही अपने कमरे में आती थी। किसी की बात को लेकर अपनी बहू से झगड़ा भी नहीं करती थी, बल्कि उनके दोनों बेटे भी अपनी माँ से बोलते, माँ आपने जो बनाया है हमें भी दे देना, क्योंकि आज मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। दूसरा भी कहने लगा, हाँ माँ आज हमारा भी खाना बना देना, आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है इसलिए मेरी पत्नी खाना नहीं बना सकती है। इसलिए बेचारी चुपचाप उन सभी का भी खाना बना दिया करती थी। वह सभी को गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाती थी। रघुनाथ जी को तो हमेशा उन्होंने गर्मा गर्म रोटियां ही बनाकर दी थी और उन्हें हमेशा ताज़ा खाना ही देती थी। और अगर रात को रोटी बच जाती तो उन्हें सुबह अपने आप खा लेती थी, लेकिन रघुनाथ जी को ताज़ा खाना ही देती थी। मनोरमा जी ने उन्हें कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था। उन्होंने बहू और पत्नी दोनों का फर्ज साथ साथ निभाया था।
बहू तो उनकी एकदम बदतमीज और कामचोर निकली। जब रघुनाथ जी ने किचन की ऐसी हालत देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। रात के बर्तन भी किचन में अभी तक पड़े हुए थे, जबकि उनका किचन काफ़ी बड़ा और सुंदर था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे गंदा करके रखा हुआ था। रघुनाथ जी ने अपने लिए 2 ब्रेड निकालकर उन पर मक्खन लगाया और पानी के साथ निगल गए। आंखों में आंसू थे, लेकिन बेचारे क्या करते। आज तो उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन बेचारे करते भी क्या। वहाँ भी कुछ ऐसा था कि उन्हें भुला भी नहीं सकते थे। अब तो उन्हें दोपहर का खाना भी बासी ही दे दिया गया था। रात में जो खाना बनाया था वही बचा हुआ था। रात की बासी सब्जी उन्हें खाने में दे दी गई थी। बिजली न आने की वजह से फ्रिज बंद हो गया था, जिससे वह सब्जी खराब हो गई थी, इसलिए सब्जी में से बदबू आ रही थी। रघुनाथ जी ने सोचा कि आज तक 40 सालों में मेरी पत्नी ने कभी भी मुझे बासी रोटी खाने को नहीं दी थी, लेकिन आज देखो क्या खाना मिल रहा है। रघुनाथ जी ने वह रोटी वहीं की वहीं छोड़ दी और अपनी बहू से कहने लगे, मुझे बस 1 गिलास दूध दे दो, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। तो उनकी बहू कहने लगी, हे भगवान, कितना खाओगे, अभी तो मैं खाना दिया है और अभी आपको दूध चाहिए। अपनी बहू की बातें सुनकर रघुनाथ जी को बहुत गुस्सा आया। अरे तुम अपने आप को भी, अपने बाप को भी ऐसा ही खाना खिलाती थी क्या, जिसमें से बदबू आ रही हो? क्या तुमने इस खाने को एक बार सूंघ कर भी देखा है? इसे थोड़ा सा खाकर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि यह खाना कैसा है। मनोरमा जी रघुनाथ जी को बोलकर गई थी कि बहू से ज़्यादा उम्मीद मत लगाना और उनसे ज़्यादा उलझना मत, क्योंकि हमारे दोनों बेटों की बहू भी एकदम बदतमीज हैं। उन्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी बहू की हरकत पर इतना गुस्सा आया कि वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाए। जब उन्होंने एक बहू को ऐसा कहा तो दूसरी का मुंह अपने आप ही बन गया और वह तो सर से लेकर पैर तक लाल पीली हो गई थी और अपने ससुर जी को कहने लगी, एक काम करो, अपनी पत्नी को बुला लो, क्योंकि आपको तो बस वही संभाल सकती हैं। पता नहीं क्या मुसीबत है, कभी कहते हैं यह नहीं खाना, कभी कहते हैं वह नहीं खाना, इसमें से बदबू आ रही है। अच्छा खासा तो खाना बनाया हुआ है, नखरे तो देखो लाड साहब के। उनकी बड़ी बहू ने बिना कुछ सोचे समझे ही और बिना किसी संकोच के उन्हें इतनी बातें सुना डाली और सुनाकर अपने कमरे में चली गई। उनका पोता खड़ा हुआ वहीं यह सब देख रहा था। उस समय वह लगभग 12 साल का था। अपनी बहू की बातों से रघुनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वह अपने आंसुओं को साफ कर रहे थे। तो उनका पोता किचन में जाकर उनके लिए दूध निकाल कर ले आया और अपने दादाजी को ला कर दे दिया और बोला, यह लीजिए दादाजी, दूध पी लीजिए। अपने पोते पर रघुनाथ जी को बहुत प्यार आया और उसे अपने गले से लगा लिया और उसका माथा चूमने लगे। देखा बेटा, तू तो मेरा खून है, इसलिए तुझे मेरा दर्द पता है, तभी तो तू मेरे लिए दूध लेकर आया है। वह भी अपने दादाजी के गले लग गया था और कहने लगा, दादाजी आप चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो अपनी पत्नी से यही कहूंगा कि माँ को बासी खाना देना, ताज़ा खाना बिल्कुल भी मत देना। और अपने दादाजी को छेड़ने लगा। अपने पोते की बात सुनकर उसके दादाजी मुस्कुराने लगे, क्योंकि वह बच्चा चुलबुली सी बातें कर रहा था और ऐसी ऐसी बातें कर रहा था कि किसी को भी हंसी आ जाए। रात को उनके बेटे भी घर आ गए थे। जब खाना टेबल पर लगा दिया गया तो उन्होंने कुछ अजीब सी सब्जी बनाई थी। खाने को देखकर रघुनाथ जी बोले, अरे यह कैसा खाना बनाया है, खाने को तो तुमने राजमा चावल बनाया है, लेकिन देखो तो पानी अलग है और राजमा अलग है। क्या तुम हमेशा ऐसा ही खाना खाते हो? तुमने अपनी माँ का बना हुआ खाना नहीं देखा क्या कि तुम्हारी माँ कैसा खाना बनाती है? रघुनाथ जी अपने दोनों बेटों को बोले कि तुम्हारी पत्नियों को कुछ आता भी है कि नहीं? यह तो औरत के नाम पर भी कलंक है, इन्हें कोई सलीका है कि नहीं? उनका बड़ा बेटा बोला, पिताजी ठीक ठाक तो खाना बना है, इतना बुरा भी नहीं है। उसने वही खाना अपनी प्लेट में डाला और खाने लगा और कहने लगा, पिताजी माँ तो इसलिए अच्छा खाना बनाती है क्योंकि उसे कुछ और आता भी तो नहीं था।
शुरू से ही बस खाना ही बनाया है, पढ़ना लिखना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन यह पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और आजकल की लड़कियां हैं, चाहे तो कोई हाई एजुकेशन कर ले या फिर घर के कामों को सीख ले, एक ही काम कर सकता है कोई भी। माँ तो हमेशा से यही सब किया था, इसलिए उन्हें अच्छे से आता है। हम भी तो अपना गुजारा चला ही रहे हैं, तो फिर आप इस खाने को क्यों नहीं खा सकते हो? रघुनाथ जी बोले, हाँ वह तो मैं देख ही रहा हूँ, तुम्हारी पत्नियों ने कितनी हाई एजुकेशन ग्रहण की है और कितना सलीका आता है। इससे अच्छी तो तुम्हारी अनपढ़ माँ है, कम से कम उसका बना हुआ खाना इंसान पेट भर के तो खा सकता है और स्वर्ग और घर भी स्वर्ग जैसा लगता है। लेकिन तुम्हारी पत्नियों ने तो घर को कबाड़ खाना बना कर रख दिया है। तुम्हारी माँ ने कभी भी मुझे ऐसा खाना नहीं खिलाया है जैसा तुम्हारी पत्नियों ने मेरे सामने रख दिया है। शादी से पहले तो तुम लोगों के बहुत बड़े बड़े नखरे होते थे। अगर नमक भी कम ज़्यादा हो जाता था तो अपनी माँ को बोलते थे, माँ हम सुबह से काम करते हैं, थके हुए आते हैं, खाना तो ठीक से दे दिया करो। और आज देखो, इस तरह के खाने में तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। अब तुम लोग बड़े आराम से खा रहे हो। यह कहकर वह वहाँ से खड़े हो गए और कहने लगे, एक काम करना बेटा, मुझे बाजार से थोड़ी सी दही ला कर दे देना, मैं उसी से खाना खा लूँगा। तो उनका बड़ा बेटा बोला, ठीक है, मैं खाना खाने के बाद ले आऊँगा, और भी कुछ चाहिए तो बता देना। हाँ बेटा, मेरे लिए दूध और ब्रेड भी ले आना, और अपनी पत्नियों को बोल देना कि वह अपने कमरे में ही बैठी रहें, बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई नाश्ता बनाने की ज़रूरत है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चले गए। अभी तो उनकी पत्नी को अपने घर गए हुए एक दिन ही हुआ था कि उनका यह हाल हो गया था कि मजबूरन पत्नी को फ़ोन करना पड़ा। जब उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया तो वह बहुत रो रही थी। थोड़ी देर बात करने के उन्होंने पूछा, तुम यह बताओ कब तक आओगी? तो मनोरमा जी बोली, अरे अभी अभी तो मेरी बहन इस दुनिया से गई है, उसके बच्चे भी बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, उन्हें अकेला छोड़कर कैसे आऊँ? वह तो मुझे आने भी नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मौसी जी थोड़े दिन हमारे पास ही रुक जाना। फिर रघुनाथ जी बोले, अगर तुम वहाँ रुक गई तो मैं तो यहाँ मर ही जाऊँगा। इतना कहकर मनोरमा जी बोली, अरे कैसी बातें कर रहे हो, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए, आपको कुछ भी ना हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आखिर क्या हो गया है? तो रघुनाथ जी बोले, इन दोनों ने मेरी ज़िंदगी नरक बना कर रख दी है। मुझे बासी खाना खाने को देती हैं, कड़वी चाय देती हैं और बासी सब्जी खाने को देती हैं। मुझे ऐसा खाना नहीं खाया जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा खाना खाने की आदत ही नहीं है, और अगर कुछ बोल दो तो जुबान लड़ाने लगती हैं। मुझे तो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए तुम जल्दी आ जाओ। लेकिन तुम भी मजबूर हो, तुम भी नहीं आ सकती हो, लेकिन अगर हो सके तो जल्दी आ जाना, वरना मैं तुम्हें कभी भी रुकने से मना ना करता। फिर तो मनोरमा जी जल्दी ही वापस आ गई थी। उसके बाद जाकर रघुनाथ जी को कुछ राहत की सांस आई, लेकिन वह गर्मी से परेशान थे। गर्मी की वजह से पूरे बदन पर दाने निकल गए थे। मनोरमा जी कहने लगी, गांव में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन रात को तो मैं अपने भांजे के कमरे में सो जाती थी। वहाँ पर एसी लगा हुआ था, इसलिए अच्छी नींद आ जाती थी। लेकिन बेचारा ज़्यादा एसी नहीं चलाता था, क्योंकि बिल भरना पड़ता था, इसलिए दोपहर में पंखे में ही काम चलाते थे। दोनों पति पत्नी गर्मी की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे। बेटे तो पहले ही साफ साफ बोल चुके थे कि हमारे इतने खर्चे बढ़ चुके हैं कि हम और एसी नहीं लगवा सकते हैं। जैसे ही रघुनाथ जी ने अपने कमरे में एसी लगवा लिया, यह देखकर दोनों बहू और बेटों को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। फिर जब उनके कमरे में एसी चला तो उन्हें कुछ राहत की सांस आई। एसी लगने पर उनके दोनों बेटे उनके कमरे में आकर कहने लगे, पिताजी आपने बताया नहीं था कि आप एसी लगवाना चाहते हैं। तो रघुनाथ जी बोले, तुम दोनों को बोला तो था एसी लगवाने के लिए, लेकिन तुम दोनों ने कोई जवाब ही नहीं दिया था, इसलिए मैंने अपने आप ही एसी लगवा लिया। मेरे पास इतनी जमा पूंजी थी जिससे मैं एसी लगवा सकता था, इसलिए लगवा लिया। मेरी पत्नी को भी तो सुकून की ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि सारी उम्र तो उसने परेशानियों में ही गुजार दी है। हम तो यही सोचते थे कि जब हमारे बच्चों की नौकरी लग जाए तो हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे,
लेकिन शायद हम इस मामले में हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। रघुनाथ जी कहे बिना रह नहीं पाए थे। मनोरमा जी कहने लगी, अरे अब बस भी करो। अरे बेटा, तुम्हारे पापा ने थोड़े से पैसे जमा किए थे, बस उन्हीं से एसी लगवा लिया है, क्योंकि इन्हें अब इतनी गर्मी लगती है कि बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि अब हम भी बुढ़ापे की तरफ बढ़ गए हैं, इसलिए ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है। फिर उन्होंने रघुनाथ जी के शरीर के ऊपर पड़े हुए वह लाल लाल दाने दिखाए, जो गर्मी की वजह से पूरे बदन पर हो गए थे, जिसे उन्होंने खुद खुजा खुजा कर जख्मी कर लिया था। और उनके हाथ भी देखो, इन्होंने अपने दोनों हाथों को खुजली करके कैसा कर लिया है, इसलिए एसी लगवाना पड़ा। देखो बेटा, तुम्हारे बाप की कैसी हालत हो गई है। दोनों बेटे शर्मिंदा होकर कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन रघुनाथ जी फिर भी एसी कम ही चलाते थे ताकि बिजली का बिल कम आए। जबकि उनकी दोनों बहू तो दिन और रात एसी चलाकर रखती थी। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि बिल कितना आएगा, क्योंकि उन्हें कौन सा बिल देना होता था। पूरा दिन एसी में बैठी रहती थी, एक मिनट के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। हर समय उनके कमरे का एसी चलता रहता था। बस थोड़ा बहुत काम करने के लिए ही अपने कमरे से बाहर आती थी और उल्टा सीधा खाना बनाकर फिर अपने कमरे में घुस जाती थी। और उनके पति उनका बनाया हुआ हर तरह का उल्टा सीधा खाना आराम से खा लेते थे, किसी को कोई भी आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब महीने का आखिरी दिन होता था और बिल आता था, तो फिर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगते थे। लेकिन इस महीने तो एक एसी और बढ़ गया था और बिल भी ज़्यादा आया था। बिल को देखकर उनके बड़े बेटे ने वह बिल अपने पिताजी के मुंह पर फेंक कर मारा और बोला, देखो पिताजी, कितना बिल आया है। अपने बेटे की इस हरकत पर रघुनाथ जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बिल को उठाकर देखा तो 19,000 का बिल आया था, लेकिन इससे पहले भी लगभग 16,000 का तो बिल आ ही जाता था। इस बार 3 एसी होने की वजह से थोड़ा सा बिल और ज़्यादा आ गया, लेकिन यह बिल तो उनके पिताजी ही भरते थे। तो रघुनाथ जी बोले, अरे क्या हो गया है अगर इस बार 3,000 और बढ़कर आ गया, क्योंकि बिल तो मुझे ही भरना होता है। घर में 3-3 एसी चलेंगे तो बिल तो इतना आएगा ही, और अगर एसी की ऐसी ही बात है तो थोड़े से पैसे तुम डाल दो। उनका बेटा बोला, नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं फोकट में खर्च करता रहूं। मैं तो बहुत थोड़े से पैसे कमाता हूँ, मेरी इनकम लाखों में नहीं है। मुझे भी अपने बेटे का खर्च चलाना होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाना होता है, इसलिए मेरे से ऐसी कोई उम्मीद लगा कर मत बैठ जाना, मैं यह बिल नहीं जमा कर पाऊँगा। तो रघुनाथ जी बोले, अरे जब मैं इतने सालों से बिल जमा कर रहा हूँ तो तुम थोड़े से पैसे क्यों नहीं डाल सकते हो? आखिर मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। तो ठीक है, अगर तुम मेरा बिल नहीं भर सकते तो फिर एक काम करो, तुम दोनों अपना अपना बिल भरो और मैं अपना भरता हूँ, फिर तो सही रहेगा। और रह गया घर के राशन पानी का, तो मैं अपने राशन पानी का इंतजाम भी खुद ही कर लूँगा, तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूँगा। मेरी इतनी पेंशन तो आती ही है जिससे मैं अपना और अपनी पत्नी का पेट भर सकूं। उनके इतना कहते ही उनके दोनों बेटे भड़क उठे और कहने लगे, अच्छा तो ठीक है, फिर एक काम और कर लीजिए, अपने रहने का इंतजाम भी अलग ही कर लीजिए। उनके इतना कहने की देर थी कि रघुनाथ जी तो आग बबूला हो गए और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो रघुनाथ जी बोले, तुम कौन होते हो मुझे घर से निकालने वाले? यह घर मेरा है, तुम लोग इस घर से जा सकते हो। उनके इतना कहते ही उनके बेटे उनकी तरफ हाथ उठाने बढ़ने लगे। तो मनोरमा जी बोली, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप के ऊपर हाथ उठाते हुए? तो उन्होंने मनोरमा जी को पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जिससे मनोरमा जी पीछे की तरफ जाकर गिरी और अपने पिताजी का हाथ पकड़कर बोले, यह सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, यह हमारा भी घर है, इसलिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे सर पर चढ़कर बैठने की ज़रूरत है। और अगर तुम्हारे पास इतने पैसे थे तो हमें दे देते, एसी खरीदने की क्या ज़रूरत थी? हम तो आजकल वैसे भी अपने खर्चे के लिए परेशान हो रहे हैं। तो छोटा बेटा कहने लगा, एक काम करते हैं भैया, उनके कमरे से एसी ही उतार लेते हैं और उसको बेच देते हैं। यह नया एसी है, आराम से बिक जाएगा, और इन दोनों को तो ऊपर वाले कमरे में फेंक देते हैं। यह दोनों बुढ़ा बुढ़ी तो उसी वहीं पर अपना बाकी समय बिताएंगे।
आजकल उनकी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। जब ऊपर वाले कमरे में रहेंगे तो इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। उनके हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा क्योंकि उनके बेटे ने उनका हाथ बहुत तेज पकड़ा हुआ था। वह तो बेचारे सोच रहे थे कि आज तो मेरी हड्डी ही टूट जाएगी। रघुनाथ जी जोर जोर से रोने लगे और उनकी पत्नी भी रोने लगी। जोर से गिरने के कारण उन्हें भी चोट आ गई थी, लेकिन उठकर अपने पति के पास आकर खड़ी हो गई। फिर तो उनके दोनों बेटों ने उनका सामान उठाकर ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया, जहाँ पर ना तो बिजली थी और ना ही कोई पंखा लगा हुआ था। दोनों पति पत्नी बस रोए जा रहे थे और रो रो कर बोल रहे थे, हमने अपने बच्चों के लिए अब तक इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, सोचा था आखिरी समय में जीवन आराम से बिताएंगे, लेकिन यहाँ तो देखो हमारे बच्चों ने हमारा जीना ही दुश्वार कर दिया है। उनके बेटे ने उनके कमरे को भी ताला लगा दिया था ताकि वह अपने पुराने कमरे में ना जा सके। गर्मी के मौसम में जब गर्म गर्म हवाएं चलती थी तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। इसलिए एक दिन परेशान होकर दोनों रात के अंधेरे में ही घर से निकल गए। जब सुबह हुई तो उनके बेटों ने देखा कि उनके माता पिता घर पर नहीं हैं, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उनके मन में तो खुशी के लड्डू फूटने लगे और नाचने गाने लगे। अरे यह तो कमाल ही हो गया है, घर भी अपना हो गया है और माता पिता से भी पीछा छूट गया है। लेकिन अगले दिन जब दोनों अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे और घर से बाहर निकले और अपने ऑफिस पहुंचे तो उनके बॉस ने उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया और उनका बॉस उनके ऊपर भड़कने लगा, तुम दोनों की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया है। मेरी एक बहुत ज़रूरी फाइल थी जिसको तुमने पता नहीं कहाँ गुम कर दिया है और तुम्हें अकाउंट में भी हेरा फेरी करते देखा है, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। रघुनाथ जी का बेटा अकाउंट में हेरा फेरी करके अपनी बीवी बच्चों के खर्चों के लिए अलग से पैसे निकालता था, क्योंकि उनके खर्चे दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। उनकी पत्नियों की फरमाइश कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए बेचारों को अपनी नौकरी से ही हाथ धोना पड़ गया। और वैसे भी कहते हैं ना, अगर कोई किसी का दिल दुखाता है तो कोई ना कोई उनका भी दिल दुखाता है। जब वह दोनों मायूसी भरे चेहरे लेकर अपने घर आए तो उनकी पत्नी कहने लगी, अरे क्या हो गया है। उनके इतना कहते ही दोनों अपनी पत्नियों के ऊपर भड़क उठे, यह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से ही हमने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है और आज हमारे हाथ से हमारी नौकरी भी चली गई है और आज हमारी ऐसी हालत हो गई है कि अब तो शायद भूखा मरना पड़ेगा। रघुनाथ जी अपनी पत्नी मनोरमा को लेकर उसके मायके चले गए थे, क्योंकि मनोरमा जी का भांजा बहुत ही संस्कारी लड़का था। वह अपनी मौसा मौसी की बहुत इज्जत करता था। उसने उन दोनों को अपने घर में खुशी खुशी रख लिया। वह उनकी अपने माता पिता की तरह ही सेवा करता था। खुद वह पंखे के नीचे सोता था और उन दोनों को एसी वाले कमरे में सुलाता था। लेकिन रघुनाथ जी के बच्चे दिन प्रतिदिन बुरे हालात में फंसते चले गए। 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए, यहाँ तक कि अब तो उनका घर भी बिक चुका था। मजबूरी में दोनों बेटों को अपनी अपनी पत्नियों के घर जाकर रहना पड़ा, लेकिन वहाँ भी उनके दिन की शुरुआत तानों के साथ ही होती थी, क्योंकि वहाँ पर रोज रोज उन्हें सुनने को मिलता था कि जो अपने माता पिता के साथ गलत करेगा उसके साथ गलत होना तो निश्चित है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। उनके द्वारा लिए गए फैसले हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकते हैं। हमें उनके आशीर्वाद के काबिल बनना चाहिए, ना कि उनकी बद्दुआओं के, क्योंकि अगर माता पिता का आशीर्वाद मिलता है तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है और अगर वही माता पिता बद्दुआएं दे दें तो ज़िंदगी नरक बन जाती है। यही भगवान का न्याय है। इसे जितना जल्दी समझ गए उतना ही अच्छा है, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही असली जन्नत है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।